किसान भाइयों नमस्कार। आपका अपना मैं निरंकार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आजकल आपने देखा होगा काफ़ी रसायन इस्तेमाल करते हुए किसान भाई अच्छी फसल ना करते हुए वो जो है काफ़ी केमिकल यूज कर रहे हैं, जिससे क्या वो उन्हें पशुपालन में भी घाटा हो रहा है और खेती बाड़ी में भी वो अधिक उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं। इसी कड़ी में किसान साथियों, आज हम आए हैं हरिद्वार के अंदर। बहुत ही प्रसिद्ध एक गौशाला है, वहाँ से हम आपको जो है डॉक्टर जिसे उनका परिचय कराते हैं, क्या वो कर रही हैं और पीएचडी में उन्होंने वर्मिंग कंपोस्ट खाद में क्या क्या किया है और किसान भाइयों के लिए सेवा क्या कर रही हैं और कैसे कैसे हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, इसकी जानकारी आपको दिलाऊंगा। नमस्कार जी। नमस्कार शर्मा जी। जी ये बताइए। जी धन्यवाद कि आप यहाँ आए। जी। हाँ जी, तो ये बताइए, सबसे पहले आप अपना परिचय कराइए हमारे देखने वाले सब्सक्राइबर भाइयों को। सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर माधुरी डबराल हूँ और पिछले 20 वर्षों से जो है उत्तराखंड क्षेत्र में मैं वर्मी कंपोस्टिंग में हम लोगों का यहाँ पे काफ़ी बड़ा सेटअप है और हम लोग किसानों से लेकर और जो भी ज़रूरतमंद है उनको ध्यान में रखते हुए हमने वर्मी कंपोस्टिंग में काफ़ी अच्छा काम किया है जी। अभी जहाँ पर है ये हमारी जो है जो गौ माता जो हमारी हैं, सबसे पहले तो गौ माता को नमन। और हमारे यहाँ पे जो पूज्य गुरुदेव हैं उनके सानिध्य में हमारी ये श्री कृष्णायन जो गौरक्षाशाला है, यहाँ पे हमारा मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है ये कहने में कि यह हमारी वर्मी कंपोस्टिंग की सारे भारत में काफ़ी बड़ी यूनिट में एक है। और यहाँ पे हम लोग जो है वो प्रति वर्ष हमारा लगभग जो है वो 3 लाख कुंटल का हमारा टारगेट होता है यहाँ पे खाद बनाने का, जो भी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो काकरेज और साहिवाल नस्ल की देसी गायें हैं, लगभग 3000 गायों की गौशाला है, नंदीशाला है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पिछले 10 सालों से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं गौमूत्र के ऊपर, गोबर के ऊपर और जैविक खाद केंचुए द्वारा जैविक खाद बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उन्हीं गायों को नहीं रखा जाता है जो दूध देने वाली हैं, बल्कि जो ज़रूरतमंद गायें हैं उनकी भी यहाँ पे सेवा होती है। तो उस सेवा भाव से हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं, पिछले 10-11 सालों से हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और क्योंकि वो गोबर से जो भी हमारी कंपोस्ट बनती है, जो सेल होती है, उसका हमारा 85% जो हमारा भाग है वो हम गौ सेवा में यहाँ पर ही लगाते हैं। तो इसलिए सिर्फ ये बिजनेस पर्पस के लिए ये वर्मी कंपोस्टिंग यहाँ पे नहीं करते हैं। ये गौरक्षाशाला जो है ये गायों की सेवा के लिए भी किया जाता है और ये सारी प्रेरणा हमें गुरुदेव जी से मिली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारी यहाँ पे सबसे बड़ी इकाई, मुझे कोई शक नहीं है कहने में कि वर्मी कंपोस्टिंग की सबसे बड़ी इकाई होगी। यहाँ पे 2-3 फायदे हैं इस वर्मी कंपोस्टिंग को करने के। जैसे यहाँ पे लोकल लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलता है, गौरक्षा में भी यहाँ का जो भी प्रॉफिट जो भी होता है तो उसका 85% हम लोग थोड़ा यहाँ लगाते हैं और बाकी जो है वो गौ की सेवा में काम आता है। और जो बाज गाय हैं, जो निराश्रित गाय हैं, जिन्हें लोग रखना नहीं चाहते, उनकी सेवा का जो मूल है हमारा वो गौ सेवा से यहाँ पे है। इसी विषय पर असल में जो हम लोगों ने जब 20 वर्ष पहले इस काम को शुरू किया था तो एक जुनून था काम करने का कि हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट को हम लोग चले थे कि जितना भी जो ये वेस्ट है उसको कैसे मैनेज किया। जो जगह जगह कूड़े की ढेर है पड़ी हुई हैं, जब जैविक अजैविक मिलते हैं तब ज़्यादा दिक्कत आती है कूड़े में। तो हमारा ये था कि अगर हम जैविक को अलग से मैनेज कर सकते हैं तो ये ध्यान में रखते हुए हमने वर्मी कंपोस्टिंग शुरू की थी आज से 20 वर्ष पहले और उसका परिणाम भी आया। और अब ये ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने उसमें खुद पीएचडी भी की है वर्मी कंपोस्टिंग टॉपिक पे कि हम लोग कैसे केंचुए से किस तरह से हम अलग अलग प्रजातियों को इस्तेमाल करके कैसे अलग अलग मौसम में हम लोग उनसे अच्छे से अच्छी वर्मी कंपोस्टिंग करवा सकते हैं। तो मेरा ये है कि किसी को भी हम लोग यहाँ पर मदद के लिए भी हैं, सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है। किसी किसान को या किसी भी ज़रूरतमंद को अगर कोई चाहता है तो वो आपके माध्यम से या आप उन्हें बता सकते हैं कि हम मदद भी करने को। जी डॉक्टर साहब, बात करते हैं किसानों से। आपने बात शुरू की है तो हम किसानों पर आते हैं। जिसके हम आम किसान है उसके पास 4 से 5 पशु होते हैं, कोई बड़ा किसान भी होता है जिसके पास 8 से 10 पशु भी होते हैं। तो वो ज़्यादातर आजकल देखा है मैंने, ट्रेंड चल रहा है कि केमिकल बहुत ज़्यादा डालता है अपने खेतों के अंदर, तो उसे वो खामियाजा उसके स्वास्थ्य पर भी, पशुपालन पर भी पड़ता है। तो ये बताइए, जैसे कि हम वर्मी कंपोस्ट की आपकी ये इतनी शानदार यूनिट देख पा रहे हैं, वो कैसे अपने खेतों में या घर पर वर्मी कंपोस्ट खाद की यूनिट लगाए जिससे कि वो आगे अपने खेती बाड़ी में ज़्यादा मुनाफा ले सके। तो कहाँ से शुरू कर सकता है वो? जी, जैसे आपने बताया कि कोई 5 पशु अगर किसी के पास हैं या 10 पशु किसी के पास हैं
तो अगर वो बहुत बड़े लेवल में ना करके वो अपने इस्तेमाल के लिए करे तो मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उसकी। कम से कम वो खुद केमिकल से बचे पहले। तो उसके लिए जो भी उसके 5-10 गाय हैं, मुझे लगता है उसमें महीने में जो है वो 10-20 टन गोबर तो हो जाता होगा, इतना तो हो ही जाता है। तो उन गोबर के जैसे वो अपने घर के पास में कहीं छांवदार जगह हो, कहीं पर कोई पेड़ है उसके नीचे वो गोबर और उसमें कूड़ा कचरा जो भी घास पत्तियां हैं उनके खेतों से बचती अवशेष है, किचन का जो अवशेष बचता है, वो अवशेष के साथ मिलाकर अगर वो उसमें केचुए डाल दे, और थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। ये कोई बहुत बड़ी टेक्निकल नहीं है कि कोई कर नहीं सकता है, हर कोई कर सकता है, लेकिन बस सावधानी और ध्यान रखने वाली बात इसमें सबसे ज़्यादा होती है कि उसके लिए क्या चीज़ें, कैसे उसके लिए मॉइस्चर और कैसे उसके लिए फीड की व्यवस्था करनी होती है। बाकी कंपोस्ट वो कर सकता है आराम से अपने घर पे। हर कोई किसान अपने घर पे इसको छोटे से, अगर कोई शेड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है इस काम को शुरू करने में, इन्वेस्टमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप ना सोच सकें। अपने लिए अगर आपको करना है तो आप छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं। केचुए जो है वो 300 से 500 किलो तक उपलब्ध हो जाते हैं कहीं पर भी, तो वो अगर आपके उपलब्ध होते हैं तो ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर पाए। आराम से अपने घर में बहुत ही सूक्ष्म खर्चे में आदमी इस काम को आराम से कर सकता है। और अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आपके माध्यम से हमसे संपर्क करें, हम उसे पूरा गाइड करेंगे। जी, तो ये बताइए, जैसे आपने केचुए की फीड पर बात की, केचुए की फीड वो कैसे करे? कि आजकल देखा है मैंने यूनिट पर देखा है जाकर, वो ताज़ा गोबर डाल देते हैं, उसके अंदर से गैस निकलती है, वो केचुए को मार देती है। तो वो फीड के बारे में बताइए, अच्छी फीड केचुए को कहाँ से मिल सकती है? क्या फीड के उसके स्रोत हो सकते हैं? जी ज़रूर। थोड़ा सा मैं जानकारी के लिए बता दूं कि केचुए का जो सबसे अच्छा फीड है, गोबर से अच्छा उसके लिए कुछ माना नहीं जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि 5-7 दिन पुराना या हफ्ते भर पुराना गोबर जो है वो जल्दी से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा कहना है कि कम से कम आप 20 से 25 दिन पुराना गोबर लीजिए, कम से कम। और वो भी जो 20 से 25 दिन हो उसमें आप अल्टाई पलटाई करके उसमें पानी आनी डाल के इस तरह से उसको बना दें कि वो सड़ने वाली स्थिति में आ जाए। असल में क्या होता है, केचुए का एक ही सूत्र है कि वो आधा सड़ा हुआ खाता है, ना तो वो पूरा सड़ा खाएगा ना ताज़ा खाएगा। तो आधी सड़े वाले स्थिति में आपको उस चीज़ को लाना है। तो आप जो भी केचुए को देने हैं वो आधी सड़ी होनी चाहिए। वो पत्तियां दे रहे हैं आधी सड़ी हों, वो आप कुछ भी अपने खेतों का अवशेष दे रहे हैं वो आधा सड़ा हुआ। तो उसके आधा सड़ाने के लिए आप उसमें पानी और हवा के जब वो रहेगा संपर्क में तो जल्दी सड़ती हैं चीज़ें। तो इसलिए आप गोबर में पानी वानी छिड़कते हुए अगर हम दूसरे तीसरे दिन उसकी पलटाई करें, फिर पानी डालें, अच्छे से भिगोएं उसे, तो 20-25 दिन में वो इतना अच्छा हो जाता है कि उसमें तुरंत केचुआ आ जाएगा। और कभी ये मरने या इस तरह की, क्योंकि ताज़े गोबर में क्या है, कुछ हमारी टॉक्सिक गैस निकलती हैं जैसे मीथेन वगैरह, तो इस तरह की गैसेस जो हैं वो नुकसान पहुंचाती हैं केचुए को। तो पहले तो केचुआ उसमें घुसेगा ही नहीं, और अगर आपने जबरदस्ती उसमें डाल भी दिया तो वो फिर सरवाइव नहीं कर पाएगा, खत्म हो जाता है। तो इसलिए कम से कम 20-25 दिन पुराना गोबर रखें। और थोड़ा सा अगर किसी के पास बायोगैस प्लांट है तो उसकी जो स्लरी है वो बहुत उत्तम होती है इसके लिए, तो उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सड़ चुका होता है। जी। आधा सड़ा हुई स्थिति में आता है तो उसको बहुत जल्दी वो खा लेते हैं और उसमें जल्दी से कंपोस्टिंग भी हो जाती है। जैसे बताइए कि 20x4 का जैसे वो एक बेड शुरुआत करे तो उसके अंदर कितना केचुआ डालें कि वो उस गोबर को गलाने की क्षमता में उसका भोजन पूरा हो जाए और केचुआ भी भूखा ना मरे? देखिए 20x4 की पहले तो मैं बता दूं 4 फीट का आप तभी बनाइएगा जब आप परमानेंट स्ट्रक्चर में नहीं बना रहे हैं। तो तब आप 20 फुट बाई 4 शुरुआत कर रहा है किसान एक। हाँ जी, तो उसमें असल में कुछ लोग इसको परमानेंट पिट में भी करते हैं और कुछ लोग जमीन के ऊपर करते हैं। तो अगर आप जमीन के ऊपर कर रहे हैं फिर तो आप 4 फीट आराम से रख सकते हैं, और लंबाई आप कितनी भी रख लीजिए, ऊंचाई आप 1.5 फीट से ज्यादा ना रखें। जैसे कि कुछ किसान भाई जमीन पर करते हैं और कुछ करते हैं इसके पक्के पर, फर्श पर। तो ये बताइए कि आपने तो इसमें PhD की है, तो हमारे किसान भाई को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लग जाए कि वो इसे कितने प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए ये कैसे भी हो सकता है। पहली बात आप इसको खेत के ऊपर कर सकते हैं, उसको लेबल कर देना चाहिए। जी। दूसरी बात आप इसे पक्के फर्श के ऊपर करिए, आप कच्चे फर्श के ऊपर करिए, आप पिट बनाकर करिए। इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है। एक तो सबसे नीचे इसमें घास पत्तियां खरपतवार ही बिछेगा, आप सीधे उसके बाद गोबर की परत पड़ती है और तब आप इसमें केचुए डालेंगे अच्छे से भीगा होने के बाद, आधा सड़ा होने के बाद। दूसरा जो है इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, इसे नमी तो चाहिए होती है इस बेड को, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। अच्छा। तो आप कहीं पर भी इसे करें, आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि नीचे पानी जमा ना हो इसमें, क्योंकि जब पानी जमा होगा तो केचुआ उससे भागने की कोशिश करेगा, उससे बचने की कोशिश करेगा। उसका भी कारण है क्योंकि केचुए की जो बाहरी त्वचा होती है उस पे एक देखा होगा आपने, लिसलिसा सा चिपचिपा सा एक पदार्थ मिलता है। ठीक है, तो वो उसके श्वसन क्रिया में मदद करता है, सांस लेने में मदद करता है और ऑक्सीजन को डिफ्यूज करके फिर वो अंदर जाता है। तो अगर वो पानी में डूब गया
तो फिर केचुआ सांस नहीं ले पाता और उसके मरने के चांस बढ़ जाते हैं जी। तो इसलिए मेरा ये कहना होगा कि जब भी आप ऐसा कुछ करें तो पानी से बचाओ, पानी रुकना नहीं चाहिए उस पिट में। आप कहीं पर भी करें, बस ये ध्यान रखें कि आप पानी की निकासी उचित रूप से हो रही है। जी, जैसे कि हम आपका ये ईंटों का लेवल देख पा रहे हैं, तो इसमें सुना है कि हमने केंचुआ अंधा होता है, वो किधर की तरफ चल सकता है, तो इसके 8 से वो रुक जाएगा। इसके बारे में कुछ बताइए कि किसान भाई कुछ बताते हैं जो काम करते हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि केंचुआ महसूस करता है, जैसा आप बता रहे हैं। तो अगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर नीचे पन्नी बिछा देते हैं कि केंचुआ नीचे ना जाए, केंचुआ ये, लेकिन मेरा ये कहना होता है कि जब तक केंचुए को एक जगह में प्रॉपर खाना मिल रहा है और प्रॉपर नमी मिल रही है, वो कहीं नहीं जाता जी। वो तभी भागेगा अपनी जगह से जब उसको वहां पे नमी में दिक्कत होगी या खाने में या कोई ना कोई उसको दिक्कत आएगी। अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो ये सब जो है वो जैविक कचरा खाने वाले केंचुए होते हैं जो वर्मी कंपोस्टिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप अपनी बेड में इन्हें दे रहे हैं तो आपको ईंट की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने कहीं देखा होगा ईंट नहीं भी लगी होती है। ये हमने एक पार्टीशन के लिए यहाँ पे दी हुई है, तो वो जब तक उसको अपनी बेड में अपनी जगह में खाना और ये सब प्रॉपर मिल रहा होगा, मॉइस्चर, वो नहीं भागेगा। जी, जैसे कि बताइए इसमें जो है जिसके गर्मी पड़ रही है उसमें केंचुआ कितने दिन उसमें पानी छिड़कना पड़ेगा उसके ऊपर ठंडक के लिए, और केंचुआ उसकी जो है कितने बेड की दूरी क्या होगी, मतलब ऊंचाई लंबाई, तो गर्मियों में क्या होती है और सर्दियों में क्या होती है, इसकी जानकारी दीजिए। जी, मैं थोड़ा इस बारे में बता दूं। और ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न भी किया, काफ़ी लोगों के कॉल्स भी हम पर आते हैं इस पे पूछने। मैं ये बता देती हूँ कि जहाँ पर ठंडा मौसम है, अगर आप देख रहे हैं कि 25, जो केंचुए के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर है वो 25 से 35 डिग्री है, जिसमें वो सबसे अच्छा काम करता है। अब अगर ये डिग्री, अगर मैं ऐसे बोलूं कि तापमान बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वो हमारे हाथ में है कि हम उसमें तापमान कैसे मेंटेन करें। हम उसको पलट कर उसमें नमी छिड़काव पानी का करके उसकी नमी को बरकरार करके उसका टेम्परेचर नीचे ला सकते हैं। जहाँ गर्म जगह है वहाँ किसी भी कीमत में आप बेड की जो ऊंचाई है वो 1.5 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 3 फीट से चौड़ा ना हो। जी, ठीक है। लंबाई आप पे डिपेंड करती है कि आप पे कितनी जगह, आप लंबाई का कोई लंबाई कितनी कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई का इसलिए कि 1.5 फीट से ज्यादा आप जो है इसकी ऊंचाई बिल्कुल न रखें। और जहाँ सर्दियां हैं, जहाँ ठंडी जगह, वहाँ आप 2 फीट तक ले जा सकते हैं। इसका कारण होता है कि जितना ज्यादा होगा उतनी अंदर हीट जनरेट होती है, तो टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो जहाँ गर्म है वहाँ कम रखेंगे ताकि हीट कम रहे, और जहाँ ठंडा है वहाँ थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं ताकि हीट जो है वो ज्यादा रहे। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये सब होता है। जैसा कि मैम हमने देखा है कि किसान भाई और जो यूनिट लगाते हैं उनके पास एक ही प्रजाति का केंचुआ होता है। तो हम आपके पास ये 3 टोकरियों के अंदर ये 3 प्रकार का केंचुआ देख पा रहे हैं। इसके क्या क्या काम है और कौन से मौसम में कौन सा केंचुआ अच्छा कार्य करता है, इसकी जानकारी दीजिए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आपने ज्यादातर यूनिट में देखा होगा या जो लोग कर रहे हैं वो आइसीनिया से ज्यादा करते हैं। जी। तो आइसीनिया, ऐसा नहीं है कि आइसीनिया बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ, हमारे पास ये 3 प्रकार के आप केंचुए देख रहे हैं। तीनों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। एक है हमारे पास ये यूड्रिलस है, इसको टेक्निकली तो यूड्रिलस कहते हैं, वैसे इसे ANC भी कहते हैं। इसका मतलब है अफ्रीकन नाइट क्राउलर। तो ये आप देख रहे हैं, ये अफ्रीका से मूल है इसका। तो ये वर्मी कंपोस्टिंग में बहुत अच्छा है। लगभग लंबाई जो है और के मुकाबले ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। ये एक 30 जो है ये सेंटीमीटर से भी ऊपर हो जाते हैं कई बार जब ये पूरा मैच्योर होता है। ये आप देख रहे होंगे लगभग 1 फीट बिल्कुल, ये तो इस तरह से है। और ये जो है ये गर्मियों के लिए मैदानी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छा केंचुआ है। जिनके पास शेड वगैरह ऊपर नहीं हो पाता उनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, गर्मी को सहन करने की शक्ति इसमें बिल्कुल, क्योंकि ये अफ्रीका से है। अफ्रीका का है तो गर्म जगह का है। गर्म जगह का होने के कारण जहाँ पर भी हम गर्म में या गर्म जगह में गर्म टेम्परेचर में जब हम वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं तो यूड्रिलस का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। आपने कई लोगों से सुना होगा कि गर्मियों में अच्छी नहीं होती है, सर्दियों में अच्छी होती है। उसका कारण यही है कि गर्मियों वाली प्रजाति, लेकिन हमारे यहाँ पूरे साल भर वर्मी कंपोस्टिंग होती है और बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो उसका कारण यही है कि हमारे पास एक तो ये यूड्रिलस है, और ये यूड्रिलस जो है वो मैदानी क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा गर्मी रहती है वहाँ पे ये बहुत अच्छा सर्वाइव भी करता है, और वर्मी कंपोस्टिंग में भी इसका कोई तोड़ नहीं है। दूसरी जो आप ये प्रजाति देख रहे हैं, ये है यहाँ पे हमारे पास ये एक पेरियोनिक्स का है इस तरह से। ये पेरियोनिक्स इस तरह से, ये कुछ जो है वो आइसीनिया, लेकिन आइसीनिया थोड़ा मोटा होता है, ये पतला और लंबा होता है जो पेरियोनिक्स है। तो पेरियोनिक्स जो है उसको हम इंडियन ब्लू वर्म कहते हैं। ये भारत का ही है, ये कह सकते हैं। भारत में ही इसकी जो है जी, भारत, हाँ, असल में हर जगह का अपना एक नेटिव, हम कहते हैं मूल कहाँ का है, तो ये भारत का भी मूल है जो पेरियोनिक्स है। तो इंडियन ब्लू वर्म के नाम से ये कॉमनली जाना जाता है। ये जो है ये पूरी बेड में पूरे साल भर अपना एक तरह से कंपोस्टिंग करता रहता है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ के जो क्लाइमेट है उसमें अडॉप्ट किया हुआ है, वातावरण में घुला मिला है। बिल्कुल। तो इसलिए पेरियोनिक्स जो है वो हमने, हमारे पास पेरियोनिक्स भी आपको मिलेगी।
तीसरी जो प्रजाति आती है ये आप देख रहे हैं आइसिनिया, ये तो आपने बहुत देखे होंगे इस तरह के जी। जो ये है, ये वाला ये छोटा होता है साइज में, ये देखिए जी जी। अगर इन सब की बात करें तो सबसे छोटा साइज इसमें आइसिनिया का होता है। ये ठंडी जगहों के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम कहें कि यहाँ पे किसी को हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में अगर किसी को वर्मी कंपोस्टिंग करनी है तो आइसिनिया से बेहतर कुछ नहीं। फिर ये आइसिनिया वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। इसका जो प्रजनन क्षमता है वो पहाड़ों में या मैं कहूँ ठंडे इलाकों के लिए बहुत अच्छे काम करता है। वर्मी कंपोस्टिंग बहुत अच्छी करता है। तो ये 3 प्रकार के केचुए, यही मैं थोड़ा सा बताना चाह रही थी कि एक आइसिनिया जो ठंडी जगह के लिए बहुत अच्छा है, और ये जो है आइसिनिया का तो जो है जो प्रजनन क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद जो आती है वो यूड्रिलस की है। तो यूड्रिलस और आइसिनिया की प्रजनन क्षमता बहुत अच्छी है। पेरियोनिक्स की थोड़ा इनके मुकाबले थोड़ी कम ज़रूर है, लेकिन ये है कि ये पूरे साल आपको एक जैसा काम करके देता है। तो तीनों की अपनी अपनी जो है मैं कहूँगी इम्पॉर्टेंस है। तो इसलिए हमने तीनों प्रजातियाँ आपको हमारे पास मिलेंगी। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग वातावरण होता है, उसी हिसाब से आप इन जो है प्रजातियों को, केंचुए की प्रजातियों को आप अपने प्रदेश में यूज कर सकते हो। तो ये बताइए इसका जो है जैसे कि आपने नंबर 1 पर दिखाया है ये, तो इसकी क्या प्रजनन शक्ति है, इसकी कितना पैदावार है, इसकी केंचुआ कितनी अपनी पैदावार देता है, ये इसकी कब तक बढ़ता है इसका, ये बताइए। तीनों की प्रजनन क्या है, कितना कितना इसका रहता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, जो आपने पूछा प्रजनन, उससे पहले मैं एक बात और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक फैक्टर होता है। असल में कई लोग कहते हैं कि जो आइसिनिया से करते हैं तो वो कहते हैं आप सरफेस से बननी शुरू होती है। तो उसमें उसका कारण ये है कि जो आइसिनिया है हमारे पास, ये सरफेस पे ही फीड करता है, ये ऊपर से शुरू करता है खाना। जब आप इसकी फिर ऊपर की परत हटाते हैं तब वो नीचे वाली परत में जाता है। आपने ऐसा सुना होगा सभी जगह। तो उसका कारण है कि वो सिर्फ आइसिनिया से करवाते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, क्योंकि ये सरफेस पे फीड करता है, और जब ये सरफेस से खाना शुरू करता है तब ये धीरे धीरे नीचे जाता है। आप ऊपर से इसकी खाद की निकालते रहते हैं, खाद बनी हुई। दूसरा, जब मैं यूड्रिलस की बात करती हूँ तो जो यूड्रिलस है हमारे पास, ये काफी नीचे तक चला जाता है। अगर हमारी बेड है तो ये लगभग 1-1 फीट तक नीचे ये मिलते हैं हमें, और ये वहां तक कंपोस्टिंग करते हैं। तो ऐसा आइसिनिया के साथ, जैसा आइसिनिया के साथ है वैसा इसके साथ नहीं है। ये ऊपर, ये नीचे नीचे भी खा के चलता है। तो हम अपनी बेड में तीनों को मिलाकर डालते हैं, तो ये अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। जैसे आइसिनिया वो सबसे ऊपर खाना शुरू करता है, यूड्रिलस जो है वो दूसरी वाली लेयर में खा लेता है, पेरियोनिक्स जो है वो और नीचे तक चला जाता है। तो हमारी कंपोस्टिंग की थोड़ी सी जो है वो मैं बताऊं तो टाइम पीरियड कम हो जाता है, अच्छी होती है और जल्दी बन जाती है, क्योंकि तीनों लेवल पे साथ काम होता है। तो एक ये इसका फायदा मैं थोड़ा सा बताना चाह रही थी। दूसरी बात जो आपने बताया, जैसे यूड्रिलस है, तो यूड्रिलस का जो लाइफ साइकिल है वो लगभग जो है वो 65 से 80-84 दिन, अलग अलग डिपेंड करता है क्लाइमेट पे और किस तरह का मौसम है, लैब कंडीशन में लगे। तो एक मैं एवरेज बताती हूँ। और ये जो हफ्ते में जो है वो 2 से 4 तक ये अपने कोकून देना शुरू कर देता है जब इसका शुरू टाइम आता है। वहीं आइसिनिया जो है वो 5 से 7 तक दे देता है। पेरियोनिक्स का जो है वो डिपेंड करता है 3, 5, 7 ऐसे करके। तो इस तरह से इनका जो, और इसमें से जो है वो 2 से 3 जहाँ बच्चे निकलते हैं यूड्रिलस के, वहाँ पेरियोनिक्स के 4-4, 5-5, 6-6 तक भी इस्तेमाल हुए। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो आइसिनिया ज़्यादा है, लेकिन क्लाइमेट के हिसाब से गर्म जगह के लिए यूड्रिलस थोड़ा अच्छा माना जाता है। तो हमने वर्मी कंपोस्ट खाद का पूरी जानकारी ले ली और आपने पूरी यूनिटी बता दी कैसे हम लगाएं। तो ये बताइए किसान भाई, जैसे क्या खेती बाड़ी में उन्होंने देख लिया, बहुत अच्छा लगा उन्हें, तो खेती बाड़ी में वो किसान भाई 1 एकड़ मान के चलो किसान भाई के पास खेत है, तो वो कुछ भी खेती में करने से पहले इसे आपके पास से लेना चाहता है, उसके पास पहले बार इंतजाम नहीं हो, एक बार यूज करना चाहता है, तभी यूनिट लगाएगा वो। तो वो कितना डाले 1 एकड़ के अंदर शुरुआती फसल में, क्योंकि वो पहले से केमिकल कर रहा है, केमिकल खेती कर रहा है, तो वो इसके बारे में बताइए और कहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। असल में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, जो भी लोग वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, तो वर्मी कंपोस्टिंग के बाद ये है कि जब अर्थवर्म उसे खाकर निकालता है तो वो अच्छी मानी जाती है। लेकिन थोड़ा इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि अर्थवर्म को आपने खाने के लिए क्या दिया, तो उसका भी थोड़ा सा अफेक्ट पड़ेगा ही। जब जो वो मल रूप में निकालता है उसी को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो अगर आप उन्हें अच्छा, जैसे हमारे यहाँ शुद्ध जैसे गायों का है, काकरेज है, साहिवाल देसी गायों का है, गोबर है, वैसे ही अच्छा माना जाता है। अब अगर उसे अर्थवर्म खाकर निकालेगा मल रूप में तो वो वर्मी कंपोस्ट और उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी इस तरह से।
तो ऐसे हमारे पास काफ़ी इस तरह से कंपोस्ट वो हमारी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जो भी उनके आसपास हैं वो उनसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट सभी बेहतर ही मानी जाती है। बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली जो मैंने आपको बात बताई है, जैसा केंचुओं को दिया जाएगा जब वो निकालेगा तो उसकी गुणवत्ता को बढ़ा ही के ही देगा जी। एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि अगर शुरुआत में जैसे काफ़ी लोगों ने केमिकल यूज़ किया हुआ है पहले, अब वो शुरू में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम 1 बीघे में जो है वो 4 से 5 कुंटल रिकमेंड करते हैं कि 5 कुंटल तक वो डाले शुरू वाले साल, और उसके बाद वो 3 साल तक जब लगातार इस वर्मी कंपोस्ट को या कोई भी जैविक को इस्तेमाल करेगा तब जाके माना जाता है कि 3 साल के बाद उनकी फसल जो है अब वो जैविक रूप में आने लगी है जी। तो 1 बीघा में शुरू साल हम बोलेंगे 5 कुंटल, लगभग 4 से 5 कुंटल, फिर अगले साल थोड़ी कम पड़ेगी क्योंकि अब उसकी थोड़ी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, और फिर धीरे धीरे ये काफ़ी कम पड़ती है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी लागत भी नहीं आएगी, और अगर वो अपना शुरू कर देते हैं फिर तो बहुत ही बढ़िया है। मैंने कई किसान भाइयों से सुना है और कई यूनिट पे मैं गया हूँ, तो ये बताइए जैसे क्या पानी कम लगते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद डालने के बाद में, इसके बारे में जानकारी दी, क्या कहाँ तक ये सच्चाई है, कहाँ तक ये झूठ है, इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल जी। वो उसका जो कारण है वो वर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो है वो सॉइल को होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देती है अपनी, मुलायम करता है, वो मुलायम भी करता है। मान लीजिए आपने पानी डाला, जैसे रेत है, आपने पानी डाला तुरंत नीचे चला गया, बिल्कुल चिकनी मिट्टी है वो नीचे ही नहीं डालती, वो अपने में होल्ड कर लेती है, तो वो थोड़ा सा दलदली सी हो जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट बेहतर है, बेस्ट है मैं कहूँगी। अगर आपने वर्मी कंपोस्ट जिस जगह में डाला है और आप पानी का छिड़काव कर रहे हैं, तो वो पानी को ना तो नीचे जाने देता है एकदम से रेत की तरह, ना वो बिल्कुल ऐसे वो अपने में होल्ड करके रखता है, और पौधे को धीरे धीरे जब जरूरत होती है तो वो पौधा उससे एब्जॉर्ब करता रहता है। तो इसलिए ये लोमी सॉइल, जैसे ह्यूमस हम कहते थे टेक्निकली, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर मिक्स होता है, तो उसी का जो बेहतर जो है वो वर्मी कंपोस्ट है। इसलिए कहते हैं कि वहाँ पानी कम लगता है, क्योंकि अपने में होल्ड करके रखता है वर्मी कंपोस्ट। जैसे क्या अलग अलग यूनिटों पे अलग अलग प्रकार का वर्मी कंपोस्ट खाद मिलता है, तो ये बताइए आपकी जिस यूनिट पर हमें इतना शानदार हम ये वर्मी कंपोस्ट खाद देख पा रहे हैं, तो ये कितने रुपए किलो मिलता है, इसका कुछ गुणा भाग बताइए, कुछ इसका गणित बताइए। इसका गणित देखिए, सीधी सी बात है कि आपकी जो एक मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो गोबर का क्या रेट है, आपको घास पत्ती कैसे मिली है, किसी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, किसी को ये भी खरीदना पड़ता है, तो वो सब कहीं ना कहीं लागत में ही जुड़ता है। अगर मैं अपनी देखिए और की यूनिट की तो मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन हमारी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो है वो 7 से 10 रुपए किलो तक खुले में आराम से चला जाता है, और कोई दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि रिजल्ट उनकी उम्मीदों से बहुत अच्छा आता है। तो जो एक बार हमसे ले लेता है वो वापस हम पे जरूर आएगा, और 7 से 10 रुपए किलो तक खुले में, लूज में जो हम बात करें तो वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जैसे कि आजकल आपने देखा हो केले की खेती हो गई, वर्मी वास्ट की उन्हें बहुत जरूरत पड़ती है, और वो ड्रिप विधि के द्वारा वर्मी वास्ट को खेतों के अंदर छोड़ते हैं। तो आप बताइए कि वर्मी वास्ट कितनी उपलब्ध करा सकते हैं आपको किसान भाई? हमसे कई संपर्क में रहते हैं, हमारे बोलते हैं कि भाई हमें वर्मी वास्ट दिलाइए, तो इसके बारे में बताइए, वो कैसे कैसे ले सकते हैं, क्या कॉन्टैक्ट नंबर होगा, इसके बारे में बताइए। देखिए कॉन्टैक्ट नंबर तो मैं आपको बता दूंगी, और आप अपना जब ये वीडियो डालें तो आप उसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध करवा सकते हैं, ताकि किसी को अगर सीधे संपर्क करना है तो वो हमसे कर सकता है। बाकी हमारी जो श्री कृष्ण आयन ये गौरक्षाशाला है हरिद्वार के पास, यहाँ पर भी लोग सीधा आ सकते हैं। हमारी जो एक दूसरी यूनिट है कोटद्वार में, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा मैं चाहूँ तो मैं बताना चाहूँगी कि इसको आसानी से आप घर पे भी बना सकते हैं। ये केंचुए का ही एक जो है वो प्रोडक्ट है वर्मी वॉश। असल में मैंने कई वीडियोस में देखा है, कुछ लोग इसको मटके में बनाते हैं, कुछ कैसे बनाते हैं जो वर्मी वॉश होता है, लेकिन हमारा जो है वो ड्रम मेथड में है, जो प्रॉपर मेथड है वर्मी वॉश का। तो हम वर्मी वॉश और वर्मी कंपोस्टिंग पे काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, और उपलब्धता की तो ड्रम में हम लोग इसका उत्पादन कर सकते हैं, और जो कोई करना चाहे तो वो आपके माध्यम से हमसे संपर्क करे, तो उसमें जैसे हम लोग उसे बता देंगे कितना फिल्टर सिस्टम होना है, और कैसे हम लोग इसमें जो है वो ऊपर कैसे कल्चर मीडियम तैयार करते हैं, ताकि एक अच्छी गुणवत्ता वाला जो है वो वर्मी वॉश उपलब्ध करवा पाएं। और वर्मी वॉश ही नहीं, बल्कि यहाँ पर हम लोग जो है वो गोमूत्र, गाय के गोबर और वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश से रिलेटेड जो है वो 40 से ज़्यादा जैविक हम लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन के लिए है, फास्फोरस के लिए है, पोटेशियम के लिए अलग अलग चाहिए, वर्मी वॉश है। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास, जैसे गार्डन किट भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, तो लोग हमसे संपर्क भी कर सकते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए। जी, जैसे कि मैम आजकल युवा बेरोजगार है, नौकरियों की देश के अंदर काफ़ी कमी है, और किसान से लेकर हो या शहर से लेकर युवा हो, तो वो अपना अलग ही बिजनेस करना चाहता है। इसे हम वर्मी कंपोस्ट खाद को और वर्मी वाश को, इसे हम बिजनेस पर्पज से कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए।
जी, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि हम लोग पिछले जैसे 21 वर्षों से हम लोग अब इसमें 21वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं वर्मी कंपोस्टिंग के फील्ड में। और इसमें लगभग अगर हम बात करें तो 7-8 हज़ार इकाइयाँ हम लोगों ने अभी तक जो है वो लोगों की शुरू करवाई हैं, कुछ पूरे देश में। जी बिल्कुल, अलग अलग जगहों में, जिसमें उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों को प्रमुखता से हमने लिया है, क्योंकि हमारे आसपास का क्षेत्र था। और इस तरह से अगर मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी भी स्टेट में कोई इसको अच्छे और कमर्शियल लेवल पे करना चाह रहा है और उसको उचित जो है वो गाइडेंस चाहिए, कैसे कर सकते हैं, हमारे टेक्निकल कैसे इसको प्रॉपर कर सकते हैं, मार्केटिंग में कैसी व्यवस्था होगी, तो वो हमसे संपर्क सीधा ही कर सकता है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जैसे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं कि 2 महीने में इतना कमा दिया, उतना कमा दिया, तो मैं एक सीधा सा संदेश मैं अपने देखने वालों को देना चाह रही हूँ, जो भी हैं, कि आपको मिलता हमेशा अपनी मेहनत का ही है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही मिलेगा। इस तरह से ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो रातों रात आप करोड़पति या अरबपति बन जाएं, तो इस तरह की कोई इस तरह का मैं लालच नहीं देना चाहती। लेकिन हाँ, काम बहुत अच्छा है। एक तो भू स्वास्थ्य से संबंधित है, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, गौ सेवा से संबंधित है, और साथ ही साथ अगर वो आपको रोजगार का माध्यम दे रहा है तो बहुत ही उचित और बहुत अच्छा काम है। मैं ये कहना चाहूंगी, तो लोगों को जरूर शुरू करना चाहिए। लेकिन हाँ, इस तरह के भ्रम में ना आए कि आप आज लगाएं यूनिट और कल आपने 50 लाख कमा दिए, करोड़ों कमा दिए, जिस तरह से वीडियो में दिखाया जाता है। तो मैं सीधे शब्दों में ये कहना चाहती हूँ कि आपकी मेहनत, आपका कर्म, आपका पुरुषार्थ जो होगा उसी हिसाब से आपको वापस मिलेगा। तो जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप उसमें अच्छा करेंगे, उतना अच्छा आपके लिए। जैसे नॉर्मली कोई युवा धीरे धीरे ट्रेनिंग लेने के बाद में कितने बैच से शुरुआत कर सकता है, और वो ढंग से करे तो किसमें कितना लाभ ले सकता है? जी, मैं ये बताना, जैसे अगर किसी को अपने मेहनत से करता है तो बिल्कुल, तो वो शुरुआत कम से कम 20 से 30 बेड से वो शुरू करे, अगर उसको बड़े लेवल तक आगे जाना है। और 20 से 30 बेड में जो भी उसकी जो लागत है या जो, वो मुझे नहीं लगता कि 1 लाख से ऊपर जाती है। 20 से 30 बेड को अगर मैं लेके चलूँ तो 1 लाख के लमसम में उसका कमर्शियली एक काम अच्छा सा शुरू हो सकता है। और उसकी बाद आप ये देखिए कि 3 महीने इस खाद को लगभग बनने में लगते हैं, तो 3 महीने तो वो ये छोड़ दे कि उसे मिलेगा क्या। लेकिन हाँ, जब उसका काम चलने लगे, जब उसको मार्केटिंग व्यवस्था हो, तो उसका एक अच्छे रहन सहन के साथ उसको धीरे धीरे वापस मिलना शुरू होगा। और फिर जाके मतलब वो अपनी 1-2 साइकिल कंप्लीट करने के बाद तो मैं ये कहूँगी कि उसका एक अच्छा स्वरोजगार का माध्यम ये हो जाएगा। और बाकी वो फिर अन्य माध्यम जैसे वर्मी वॉश से है, और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो वो एक अच्छा अपना स्वरोजगार का माध्यम इससे कर सकता है। इसकी मार्केट क्या है और इसका बाजार में क्या है और कहाँ कहाँ वो सेल कर सकता है, इसका ये बताइए। देखिए, बाजार में सबसे पहला तो जो है वो हमारा किसान है। अगर हम बात करें तो किसान को सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता है, जहाँ बड़े लेवल पे उसको ऑर्गेनिक की तरफ जाना है। दूसरा है जैसे नर्सरी वाले हैं, नर्सरी वाले भी बहुत आपसे लेते हैं। तीसरा है कि आजकल तो शौकिया भी लोग अपने टेरेस में गार्डन कर रहे हैं, अपने किचन गार्डन कर रहे हैं। हमारे पास टेरेस फार्मिंग गार्डन वाले भी बहुत आते हैं, जो मतलब जिनकी डिमांड होती है वर्मी वॉश की और वर्मी कंपोस्ट की। तो इस तरह से मार्केट बहुत है। सब्जियों, छतों पर सब्जियों की टेरेस में आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल गया है, जिसके पास जमीन नहीं है वो छत में बड़ी अच्छी कर रहा है। तो मार्केट की कोई कमी नहीं है। दिक्कत है आप ये है कि आप मार्केट तक पहुंच पाएं। मार्केट की कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई खुद से कर पाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो वो हमारे संपर्क में आके हम भी उसे गाइड कर सकते हैं। ट्रेनिंग वगैरह बिल्कुल जी, हमारे पास जो है वो पिछले 20 वर्षों से हम ऑफलाइन मतलब अपनी साइट पे तो हम ट्रेनिंग दे ही रहे थे। अब हमारा जो है वो ऑनलाइन कोर्स भी हमारा तैयार हो गया, और अगले महीने जो है वो हमारा लॉन्च भी हो रहा है ऑनलाइन। तो अगर कोई हमारे ऑनलाइन, क्योंकि कई डिमांड भी बाहर से ही आई है, बहुत सारे दूर दूर से लोगों ने मुझे कहा कि मैडम हम आना चाहते हैं लेकिन लॉकडाउन है, दूर है, हम नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको क्या आप ऑनलाइन कोर्स करिए। तो मैंने अब हम लोगों ने अपना एक ऑनलाइन कोर्स अच्छा डिज़ाइन कर लिया। उसमें भी ये सारी चीज़ें, जितने प्रश्न आपने हमसे पूछे हैं, वो सारी समस्याओं का समाधान उस ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से भी लोग हमसे ले सकते हैं, तो जुड़ सकते हैं। बाकी हम तो यहाँ पर हैं। तो किसान साथियों, आज आपने देखी वर्मिंग कंपोस्ट खाद किसान भाई कैसे लगा सकते हैं, और युवा इस यूनिट को कैसे अपने रोजगार के लिए इसे लगा सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको मैंने डॉक्टर जो PhD की हुई हैं, और बहुत ही अच्छा अनुभव उनका आज हमें वीडियो के माध्यम से मिला। वीडियो चैनल पर हमारे पहली बार आए तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।